अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि माहवारी के दौरान जो पेन होता है जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना होता है, उसकी होम रेमेडीज क्या होती हैं, हमने किस टाइम पे पेन किलर्स लेने होते हैं और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें हार्मोनल सपोर्ट देना होता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पे हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट लेनी होती है और उसकी कॉजेस को हमने किस तरीके से मैनेज करना होता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और इसको आगे मैक्सिमम शेयर करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्मेनोरिया यानी कि माहवारी के दौरान जो पेन होता है वो क्यों होता है। माहवारी के दौरान पेन देखा गया है कि मुख्तलिफ नौइयत का होता है। कुछ पेशेंट्स को हल्का फुल्का पेन होगा, स्पाज्मोडिक पेन होता है, कुछ मरोड़ की तरह पेन स्टार्ट होता है, बैक से आपको पेन स्टार्ट होगा और आगे की तरफ आ रहा होता है, लेग टांगों में बहुत शदीद दर्द होने लग जाता है, कमजोरी होने लग जाती है, फटीग, थकावट, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कुछ खवातीन को ये पेन इतना सवेयर होता है कि उनको पेन किलर देना पड़ता है और समटाइम पेन किलर से भी आराम नहीं आता तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और कुछ इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो इस दर्द की नौयत जो है वो डिफरेंट हो सकती है। पीरियड्स में जो पेन होता है उसकी वजह प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ज्यादा हो जाना होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो ब्लड सप्लाई यूट्रस को जा रही होती है उसकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो यूट्रस की तरफ जा रहा है वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है, वो कम होने लग जाता है और पेन होने लग जाता है। इसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया भी बोलते हैं, जो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से पेन हो रहा होता है। ये पेन देखा गया है कि यंग बच्चियां जो अनमेरिड बच्चियां होती हैं उनमें ज़्यादा पेन होता है। जैसे ही जैसे टाइम गुजरता है, शादी होती है, फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसके बाद जो पेन की सिवियरिटी है वो कम होने लग जाती है। इसमें आपको स्पाज्मोडिक पेन होगा, लोअर बैली में पेन स्टार्ट हो जाएगा, लेग्स में आपको वीकनेस स्टार्ट होगी, कमजोरी महसूस होती है, दिल खराब होने लग जाता है, अगर पेन बहुत ज्यादा है तो वोमिटिंग भी आ सकती है। कुछ खवातीन को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। जो दूसरी टाइप डिस्मेनोरिया की होती है वो होती है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। उसमें बहुत सी वजूहत होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पीआईडी की, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज की। ये सबसे पहले बात करने का मकसद ही ये है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज का जो पेन होता है वो एक टिपिकल उसका करेक्टर होता है। वो पीरियड्स आने से पहले आपको स्टार्ट होगा। जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं आहिस्ता आहिस्ता पीरियड्स के दिन गुजरने के साथ साथ ये पेन सेटल हो जाता है। इसके साथ साथ वजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो स्मेली भी हो सकता है, उसके साथ इचिंग भी हो सकती है और इसके साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये टिपिकल हिस्ट्री होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की। इसके अलावा जो पीरियड्स में पेन होता है वो किसी फाइब्रॉइड की वजह से भी हो सकता है। फाइब्रॉइड एक बिनाइन कंडीशन होती है, एक रसोली होती है जो जड़ों वाली नहीं होती है, वो एक ही जगह पे रहती है, उसका साइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो सकता है क्योंकि ये हार्मोनल होती है। उसमें भी आपने ये देखना होता है कि फाइब्रॉइड का साइज क्या है। अगर तो फाइब्रॉइड का साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर है और पेशेंट को इतना सवेयर पेन नहीं है तो हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर 5-6 सेंटीमीटर से ज्यादा है, पेशेंट को प्रेशर सिम्टम्स आने लग गए हैं और सिवियर डिस्मेनोरिया है, तो फिर हम हार्मोनल अप्रोच की तरफ भी जा सकते हैं और अगर उससे भी सेटल नहीं हो रहा तो फिर हम आगे सर्जिकल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा जो डिस्मेनोरिया हो सकता है वो होता है एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है कि एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू किसी और जगह पे जाकर मल्टीप्लाई होने लग गया है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के साथ पेन होता है। अब इसका भी टिपिकल कैरेक्टर होता है। इसमें जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पेन थोड़ा कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पीरियड्स के दिन गुजरते हैं ये पेन बढ़ने लग जाता है। तो ये एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू मायोमेट्रियम में या जो यूट्रस की दरमियानी वॉल होती है उसमें जाके इम्प्लांट हो जाएगा तो इसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। तो एडिनोमायोसिस में भी बहुत सवेयर डिस्मेनोरिया होता है। अगर तो कोई सर्वाइकल स्टेनोसिस की हिस्ट्री है। सर्वाइकल स्टेनोसिस का मतलब ये होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है, कोई हिस्ट्री ऑफ बायोप्सी है या कोई टीयर आया था सर्विक्स में, उसको हमने स्टिच किया है, तो इसके बाद भी डिस्मेनोरिया की कंप्लेन हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज हैं डिस्मेनोरिया के जिसको हमने रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है।
अगर ये कॉजेज आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। अगर इस किस्म के कोई कॉज नहीं है तो इसका मतलब है ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। मैनेजमेंट में कुछ होम रेमेडीज होती हैं जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि गर्म चीज़ें लें, ग्रीन टी ले सकते हैं या कमर पे मसाज कर सकते हैं, जिसे हॉट फॉर्मिटेशन भी बोलते हैं। लेकिन इसकी मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कॉज को आइडेंटिफाई करना है। अगर तो कॉज कोई नहीं मिल रही है, जस्ट प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, तो उसमें तो आप होम रेमेडीज करें, पेन किलर्स ले सकते हैं जिसमें पैरासीटामोल या पोनस्टोन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कॉज आइडेंटिफाई हो गई है तो कोशिश करेंगे पहले उस कॉज को ट्रीट करें। अगर पीआईडी है तो उसके अकॉर्डिंग आपने मैनेजमेंट करनी होती है। पीआईडी के ट्रीटमेंट के भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हमने एक वीडियो में पहले भी डिस्कशन की थी। अगर आपको फाइब्रॉइड मिल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होती है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इन सब चीज़ों की अलग अलग मैनेजमेंट होती है। तो आपने बेसिकली कॉज को ट्रीट करना होता है। कुछ केसेस डिस्मेनोरिया के इतने सवेयर हो जाते हैं कि पैरासीटामोल और पोनस्टोन और इस तरह के पेन किलर्स लेने से भी नहीं सेटल हो रहा होता, तो उसमें हमने हार्मोनल सपोर्ट देना होता है। ये बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें हमने हार्मोनल मैनेजमेंट करनी होती है। ये भी पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। पेशेंट की कंडीशन देखकर उसकी सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि हमने हार्मोनल सपोर्ट किसको देना है। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्मेनोरिया की क्या क्या वजूहात होती हैं, हमने किस तरीके से इसको मैनेज करना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें। थैंक यू।